चांद ग्रह का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो उसे बैलेंस रखने का काम करता है। हमारे सौरमंडल में मरकरी और वीनस को छोड़कर हर ग्रह के पास चांद है। आपने हर जगह बृहस्पति और शनि ग्रह के मून्स की चर्चाएं तो सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उस चांद के बारे में सुना है जो बिल्कुल एक तारे की तरह चमकता है? हम बात कर रहे हैं नेपच्यून के सबसे बड़े चांद ट्राइटन की। हाल ही में जेम्स वेब द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर में आप ट्राइटन को बिल्कुल एक तारे की तरह चमकता हुआ देख सकते हैं। इस चांद के बारे में ऐसी कई सारी खास बातें हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे इसकी सतह के नीचे एक समुद्र का मौजूद होना और भविष्य में नेपच्यून ग्रह की वजह से इसका टूटकर बिखर जाना। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको इसी मिस्टीरियस चांद और इसकी अनोखी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां और आखिरी ग्रह है। सितंबर 23, 1846 में डिस्कवर हुआ यह ग्रह अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत फेमस है। सूर्य से बेहद दूर होने की वजह से इसका तापमान हमेशा नेगेटिव में रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपच्यून का एवरेज सरफेस टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी भी चीज को जमाने के लिए काफी है। तापमान के अलावा नेपच्यून अपनी तेज हवाओं के लिए भी एक इंटरेस्टिंग ग्रह माना जाता है। नेपच्यून के घने वायुमंडल में चल रही हवाओं की रफ्तार कई बार 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो जाती है। अगर हाइपोथेटिकली आप इन हवाओं में फंस जाएं, तो आपके शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी और इंस्टेंटली ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। कंपोजिशन। नेपच्यून का नीला रंग उसके कंपोजिशन से आता है, यानी उन एलिमेंट्स से जिससे यह बना हुआ है। हाइड्रोजन और हीलियम इस ग्रह की ज्यादातर हिस्से को फॉर्म करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इस पर मीथेन, अमोनिया और यहाँ तक कि पानी की भी खोज कर चुके हैं। मून्स। पृथ्वी से 17 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाला यह ग्रह अपने मून सिस्टम के लिए भी बहुत फेमस है। इस ग्रह के आसपास 14 चांद मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चांद का नाम है ट्राइटन की डिस्कवरी 1846 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर द्वारा की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चांद को बिना किसी ऑब्जर्वेशन के डिस्कवर किया गया था। उस समय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने पावरफुल नहीं होते थे कि इतनी दूर की चीजों को क्लियरली देखा जा सके। विलियम लसेल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने मात्र मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके इस चांद की डिस्कवरी की थी। अपनी डिस्कवरी के बाद से ये चांद हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। नासा के वैज्ञानिक इस पर कई सारे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स एंड स्पेस टेलीस्कोप्स के जरिए स्टडी कर चुके हैं। इस चांद का साइज नॉर्मल चांदों के मुकाबले कुछ ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह नेपच्यून का चक्कर रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में लगाता है, जो एक बहुत ही रेयर चीज है। रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में चक्कर लगाने का मतलब है ग्रह की रोटेशन के उल्टी डायरेक्शन में चक्कर लगाना। हमारा चांद उस डायरेक्शन में पृथ्वी को ऑर्बिट करता है जिस डायरेक्शन में वह रोटेट हो रही है, लेकिन नेपच्यून के चांद ट्राइटन के साथ ऐसा नहीं है। इस पर क्लोज स्टडी करने से वैज्ञानिकों को एक और चौंकाने वाली बात पता चली है। यह चांद प्लूटो ग्रह से काफी हद तक मेल खाता है। साइज और स्ट्रक्चर के अलावा इन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज की कंपोजिशन भी काफी सिमिलर है। ट्राइटन का डायमीटर करीब 2700 किलोमीटर है, जो नेपच्यून के अगले बड़े चांद से 7 गुना ज्यादा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपच्यून का दूसरे सबसे बड़े चांद का नाम है प्रोटियस, और यह मेनली बर्फ से बना हुआ है। एटमॉस्फेयर। अपने साइज की वजह से ट्राइटन के पास एक पतला वायुमंडल भी है। इस वायुमंडल में नाइट्रोजन और मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा है। जब किसी चांद का साइज ज्यादा होता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी स्ट्रॉन्ग होता है। इससे वह गैसेस को अपने आसपास बांधे रखने में सक्षम हो पाता है, जो वायुमंडल का निर्माण करती हैं। कुड ट्राइटन बी अ प्लैनेट? कई वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का चांद नहीं होता तो यह एक डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में भी आ सकता था। इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण है रॉक टू आइस रेशियो। मंगल ग्रह के बाद सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि हमें सौरमंडल के छोर पर आइसी प्लैनेट्स एंड मून्स दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्य से निकलने वाली गर्मी प्लैनेट्स एंड मून्स के लिए हीट का इकलौता सोर्स नहीं होती। कई सेलेस्टियल बॉडीज के इनर स्ट्रक्चर में भी हीट मौजूद होती है, जो उसे गर्म रखने का काम करती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें अपनी ही पृथ्वी में देखने को मिलता है। पृथ्वी की ऊपरी लेयर, जिसे क्रस्ट नाम से जाना जाता है, के नीचे भी कई सारी लेयर्स मौजूद हैं।
पृथ्वी से हर कदम नीचे जाने पर तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान सूर्य के सरफेस के तापमान के ऑलमोस्ट बराबर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रह के अंदर से निकलने वाली यही गर्मी रॉक टू आइस रेशियो को मेंटेन करने में उसकी मदद करती है। रॉक टू आइस रेशियो का मतलब है एक ग्रह या चांद की सतह पर रॉकी सरफेस और आइसी सरफेस के बीच का रेशियो। सूर्य से करीब 450 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद ट्राइटन के रॉक टू आइस रेशियो में रॉकी सरफेस की मात्रा ज्यादा है। जहां इस चांद का 30% सरफेस बर्फ से बना हुआ है, वहीं बचा हुआ 70% बिल्कुल पृथ्वी के सरफेस की तरह रॉकी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चांद पर भी क्रस्ट, मेंटल और कोर जैसी लेयर्स मौजूद हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्राइटन हमारे सौरमंडल की सबसे ठंडी सैटेलाइट्स में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह को रेगुलरली चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स सैटेलाइट्स कहलाते हैं, फिर वह चांद ही क्यों ना हो। आमतौर पर मून्स को नेचुरल सैटेलाइट की कैटेगरी में डाला जाता है, वहीं इंसानों द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक की ओर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइटन। ट्राइटन का एवरेज तापमान -240 डिग्री सेल्सियस है और इसकी सतह का एक बड़ा हिस्सा फ्रोजन नाइट्रोजन से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस चांद का सरफेस बहुत यंग है, जिस वजह से यह अपने ऊपर पड़ने वाली 70% लाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके सरफेस का यंग होना यह दर्शाता है कि यह चांद जियोलॉजिकली एक्टिव है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चांद पर डिस्कवर किए गए क्रेटर्स का साइज और गहराई उतनी नहीं है जितनी असल में होनी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि इस चांद पर इरोजन की भी प्रक्रिया होती है, जो इन गड्ढों को भरने का काम करती है। इसका बिल्कुल अपोजिट केस हमें पृथ्वी के चांद के साथ देखने को मिलता है। 1969 में नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा था और आज भी उन कदमों के निशान बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं। वह निशान लाखों सालों तक सही सलामत रहने वाले हैं, क्योंकि चांद पर मिट्टी की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। इरोजन न होने की वजह से चांद पर मौजूद निशानों में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आता है जिसे नोटिस किया जा सके। अ वाटर ओशन ऑन ट्राइटन। ट्राइटन पर होने वाली एक्टिविटीज को स्टडी करके वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि इसकी सतह के नीचे एक लिक्विड वाटर से बना ओशन मौजूद हो सकता है। क्रायोवोल्केनिज्म। ट्राइटन पर क्रायोवोल्केनो इरप्शंस को ऑब्जर्व किया जा चुका है, जो पानी और हीट का सबसे अच्छा प्रमाण है। इस चांद पर मौजूद ज्वालामुखी गर्म लावा की जगह ठंडा क्रायो लावा रिलीज करते हैं। यह क्रायो लावा मुख्य रूप से बर्फ, पानी और ठंडे मेटल से बना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन वोल्केनोज का मुख्य एनर्जी सोर्स ट्राइटन के अंदर मौजूद गर्मी नहीं, बल्कि नेपच्यून ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल है। नेपच्यून ट्राइटन की सतह को अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से इस चांद के अंदर टाइडल हीटिंग होती है। यही हीट क्रायो वोल्केनोज को फटने पर मजबूर कर देती है। कई बार यह ज्वालामुखी इतने विशाल होते हैं कि इन्हें अंतरिक्ष से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन ज्वालामुखी से निकलने वाला क्रायो लावा आमतौर पर नीले और सफेद रंग का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लूटो और ट्राइटन में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। उन सिमिलरिटीज में एक क्रायो वोल्केनोज भी है। बिल्कुल ट्राइटन की तरह प्लूटो पर भी ऐसे ही ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो अपने अंदर से लावा की जगह बर्फ और पानी बाहर उगलते हैं। इज इट रियली अ मून ऑफ नेपच्यून? कई थियरीज यह कहती हैं कि ट्राइटन हमेशा से नेपच्यून का चांद नहीं था। एक समय ऐसा था जब यह रोग सेलेस्टियल यानी कि आवारा घूमने वाला स्पेस ऑब्जेक्ट हुआ करता था, जिसे नेपच्यून की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर कर लिया गया। तब से यह उसका ही चक्का लगा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के चांद के लिए भी कुछ ऐसी ही थियरीज बताई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमारे चांद की फॉर्मेशन असल में एक ग्रह की पृथ्वी से टकराने की वजह से हुई थी। इमेजेस। ट्राइटन की पहली डिटेल्ड तस्वीरों को वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट द्वारा कैप्चर किया गया था। 1989 में खींची गई इन तस्वीरों के जरिए वैज्ञानिकों को इस चांद के बारे में काफी सारी नई इंफॉर्मेशन मिल पाई थी। इन फोटोज के थ्रू ही वैज्ञानिक यह पता लगा पाए थे कि ट्राइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन और मीथेन से बना हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तस्वीरों के जरिए यह भी साबित हो गया था कि इस चांद के सरफेस पर कोई भी ओशन मौजूद नहीं है। हालांकि उस समय इस बात को पूरी तरह से सच नहीं माना जाता था और वैज्ञानिकों के मन में अभी भी कई सारे सवाल थे। ऐसा इसलिए था
क्योंकि वॉयेजर 2 ने इस चांद के मात्र 40% हिस्से को ही ऑब्जर्व और कैप्चर किया था। बचा हुआ 60% हिस्सा अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ था। एन इमेज बाय जेम्स वेब। 33 साल बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए इस चांद को दोबारा से कैप्चर किया जाता है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप नेपच्यून के साथ साथ उसके 7 मून्स को देख सकते हैं। इस फोटो में नेपच्यून ग्रह के रिंग सिस्टम को भी क्लियरली देखा जा सकता है, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। नेपच्यून के अलावा इस तस्वीर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है और वह है टॉप लेफ्ट में प्रेजेंट ट्राइटन। तस्वीर में यह चमकता हुआ ऑब्जेक्ट असल में कोई तारा नहीं बल्कि ट्राइटन ही है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यह चांद अपने सरफेस पर पड़ने वाली 70% लाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। यही कारण है कि तस्वीर में यह एक तारे की तरह चमकीला दिखाई दे रहा है। What else is in the image? इस तस्वीर में आप नेपच्यून के दूसरे सबसे बड़े चांद प्रोटियस को भी क्लियरली देख सकते हैं। रिंग सिस्टम के राइट में मौजूद यह चांद बहुत बर्फीला है, जिस वजह से ये भी सूर्य की मैक्सिमम रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। इस तस्वीर में आप ट्राइटन एंड प्रोटियस के साथ साथ गैलिटिया, नायड, थलासा, डेस्पिना और लरीसा नाम के मून्स को भी देख सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ मून्स। नेपच्यून के मून्स को वैज्ञानिकों ने मेनली 2 कैटेगरीज में बांटा है, इनर मून्स एंड आउटर मून्स। ऐसा माना जाता है कि इनर मून्स की फॉर्मेशन नेपच्यून के आसपास हुई है, वहीं आउटर मून्स को नेपच्यून ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए कैप्चर किया है। अब ऐसा होना अंतरिक्ष में एक बहुत ही आम बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ट्राइटन हमेशा के लिए नेपच्यून का चक्कर नहीं लगाता रहेगा। कोलिजन ऑफ नेपच्यून एंड ट्राइटन। वैज्ञानिक बताते हैं कि ट्राइटन की रिवॉल्यूशन स्पीड नेपच्यून की रोटेशन स्पीड से कम है, यानी नेपच्यून ग्रह ट्राइटन के चक्कर लगाने की गति से तेज रोटेट कर रहा है। इस वजह से यह चांद धीरे धीरे नेपच्यून के करीब आता जा रहा है। अब शायद आपको लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह चांद नेपच्यून से टकरा जाएगा और पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। द रॉश लिमिट। हर ग्रह के आसपास एक बाउंड्री मौजूद होती है जिसे द रॉश लिमिट कहा जाता है। जब तक कोई ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री के बाहर रहता है तब तक वह स्टेबल रूप से ग्रह का चक्कर लगाता रहता है, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर आते ही वह बिखरना शुरू हो जाता है। नेपच्यून की भी एक रॉश लिमिट है जिसे पार करने के बाद ट्राइटन टुकड़ों में टूटने लगेगा और एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेगा। ट्राइटन को नेपच्यून से टकराने का मौका ही नहीं मिल पाएगा, जिससे किसी भी तरह का कोई धमाका नहीं होगा। लाइफ ऑन ट्राइटन। ट्राइटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चांद माना जाता है। इसका एक मुख्य कारण है इसके सरफेस के नीचे मौजूद लिक्विड वाटर से बना ओशन। पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की जरूरत नहीं है। पानी की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो पाई थी, जो विकसित होते होते आज इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ट्राइटन के समुद्रों में भी जीवन मौजूद होने के चांसेस हो सकते हैं। हाउ आर एक्सोमून्स बेटर फॉर लाइफ? अ रिसर्च फ्रॉम पास्ट ईयर। पिछले साल पब्लिश हुई एक रिसर्च में ये पता चला था कि चांद ग्रहों के मुकाबले ज्यादा हैबिटेबल होते हैं, यानी उन पर जीवन मौजूद होने के ज्यादा चांस होते हैं। एक ग्रह को अपना वायुमंडल प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन मून्स को यह मैग्नेटिक फील्ड अपने ग्रह से ही मिल जाती है। नेपच्यून ग्रह के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके सारे मून्स मौजूद हैं। ट्राइटन के पास भले ही अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड ना हो, लेकिन नेपच्यून की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वह सूर्य से निकलने वाले हार्मफुल पार्टिकल से अपने वायुमंडल को बचा लेता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बल्कि मून्स को अपनी खुद की हीट की भी कोई जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेपच्यून के टाइडल फोर्सेस ट्राइटन की सतह को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे हीट पैदा होती है। यही हीट ट्राइटन के समुद्रों को गर्म रखने का भी कारण हो सकती है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ट्राइटन इज नॉट द ओनली मून लाइक दैट। ट्राइटन की तरह सौरमंडल में ऐसे कई सारे चांद हैं जिन पर जीवन मौजूद होने के हाई चांस हैं, जैसे शनि ग्रह का चांद टाइटन और जुपिटर ग्रह का चांद यूरोपा। इन सभी मून्स को एक्टिवली स्टडी किया जा रहा है ताकि जीवन के पैदा होने की प्रक्रिया को अच्छे से समझा जा सके। वैसे आपको क्या लगता है कि ट्राइटन पर कोई लाइफ मौजूद होगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।